नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 34 दिनों के बाद आखिरकार एनएचएम की हड़ताल खत्म, कर्मचारियों ने ज्वाइन किया दफ्तर। बूढ़ी मां को मान लिया टोनी और कर दिया कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार, हुई मौत, बेटा गिरफ्तार। कुम्हारी पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो से 6 करोड़ 60 लाख रुपए किया बरामद, 4 संदिग्ध गिरफ्तार, हो रही जांच पड़ताल। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के प्रदेश प्रभारी सीपी जोशी से विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, कहा युवाओं के बल पर भारत बनेगा शक्तिशाली। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों की 34 दिन लंबी चली हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। जिले के 735 कर्मचारियों ने शनिवार को ढोल बाजे और बाइक रैली के साथ अपनी ज्वाइनिंग दी। इससे स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारी आखिरकार सरकार की पहल के बाद काम पर लौट आए हैं। शुक्रवार रात को हुई महत्वपूर्ण वार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों की ग्रेड पे, स्थानांतरण नीति और अनुकंपा नियुक्ति समेत 6 मांगों को मंजूरी देने के निर्देश दिए। इसके बाद कर्मचारियों ने देर रात ही जीत का ऐलान किया और शनिवार को पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया और जिला चिकित्सा कार्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग दी। शासन ने 4 मांगे पूरी की हैं और ग्रेड पे के लिए वो कमेटी बनाए हैं जिसका 3 माह के अंदर रिपोर्ट तय कर लिया जाएगा और अगर उसमें कुछ त्रुटि हुई तो उसकी के 3 माह के अंदर ही उसका सुधार करके अगले वित्तीय वर्ष में ग्रेड पे लागू करा दिया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री महोदय और प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, वो भी उसमें थे और हमारे प्रांत अध्यक्ष भी उस जगह में थे। तो हमने उन पर भरोसा किया है, उन्होंने सांत्वना दी है और आगे चल के बहुत ही अच्छा संविदा वालों के लिए करेंगे, इस तरह का उनका है। जैसे जो कुछ चीज़ें जो केंद्र से उनको जानकारी चाहिए थी, उनका अनुमोदन चाहिए था, उसके लिए 3 मांगों के लिए उन्होंने केंद्र में भेजा है। कुछ चीज़ें कैबिनेट से पास होनी हैं तो वो कैबिनेट में रखेंगे। अभी 25 मतलब कि संविदा कर्मचारियों की अभी बहाली नहीं हुई है, तो भविष्य में जल्द ही अभी वो इसको बहाली करेंगे और साथ में महीने भर जो हमारा अभी हड़ताल चला है उस अवधि का जो वेतन है उसे भी वो प्रदान करेंगे, ऐसी हमको अभी आश्वासन प्रदान किया गया है। उसी के आधार पे हम लोगों ने जो अपना आंदोलन है उसे स्थगित किया है और निश्चित तौर पे सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी हम मानते हैं। तो हम मोदी जी का जन्मदिन भी मनाए थे, उनसे अनुनय विनय भी किए थे और भविष्य में सरकार बहुत अच्छा शासन करे और सभी कर्मचारियों, अधिकारियों का और जनता का सुख का, स्वास्थ्य का और उनके हित का कार्य करे, ऐसी हमारी मान्यता है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी मांगों को माने हैं, और इसलिए हम सभी को उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। दिक्कतें तो हड़ताल में बहुत आई, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने हमने बनाया तो हमने संवारेंगे कि वो चरितार्थ किया है। उन्होंने देखा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे लगातार 33 दिन से हड़ताल में हैं। उन्होंने हमारे लिए संवेदना रखा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि 4 मांगों को पूर्ण करने के बाद जो मांगें हमारी बची है उसको शीघ्र ही पूरा किया जाएगा और आपके जो भी कार्रवाई हुआ है हड़ताल के दौरान उसको शून्य करते हुए हड़ताल अवधि का भी वेतन दिलाने का हमें आश्वासन किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य को हम कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे अपनी सेवा में। लगभग टोटल कितनी मांग पूरी हुई है और कितने पे विचार कर रही सरकार? सर, हमारी लगभग पूरी 5 मांग पूरी हो गई है। 2 मांगों पर कमेटी गठित की गई है और 3 मांगों पर जो है केंद्र स्तर से किया जाएगा। इसके लिए हमें आश्वस्त किया गया है। उनकी 10 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से शासन ने कुछ मांगे स्वीकार की है और कुछ अभी पे विचार किया जा रहा है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री का उद्बोधन आया था और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे
NHM के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हड़ताल से वापस आए हैं। और अब मैं चाहूँगी कि बिलासपुर ज़िले का जो कार्य है, जो भी राष्ट्रीय प्रोग्राम में हम पीछे हैं, उसको हम मंडे से सब कराना शुरू करें और बिलासपुर एक अच्छी स्थिति पे आ पाए। हड़ताल के चलते जिला अस्पताल, सिम्स, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर ट्राइबल, मेंटल हेल्थ और राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक की सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई थी। अब संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और काउंसलर सहित 700 से अधिक कर्मचारी वापस लौट चुके हैं। CMHO कार्यालय में कर्मचारियों की औपचारिक ज्वाइनिंग भी स्वीकार कर ली गई है। संगठन ने इसे जन स्वास्थ्य के लिए बड़ी राहत बताया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र नगर निगम जोन क्रमांक 8 में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की समस्या को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 15-20 वर्षों से वे क्षेत्र में पानी के नल खोलने और बंद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन उन्हें नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों के अनुसार पहले पार्षद द्वारा कभी कभी काम के खर्च के लिए थोड़ी सी राशि दी जाती थी, लेकिन अब यह भी बंद हो चुकी है। साथ ही जब पंप या मोटर में कोई समस्या आती है तो कर्मचारियों को उसे ठीक करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें ना तो पूरा वेतन मिलता है और ना ही उनके काम का उचित भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनका वेतन हर महीने आता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनका वेतन वास्तविक रूप से किसे दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जबकि वे वर्षों से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इस विषय में जब नगर निगम के जोन कमिश्नर विवाह सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा और इस गंभीर मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। 20-25 साल से पंप चालू कर रहे हैं, ऑपरेटर हूँ मैं। कहीं आज जुड़ेगा, कल जुड़ेगा, फिर नहीं हुआ। श्याम भैया के जरिए से कुछ भी रहता कि करेंगे सब होगा। उसके बाद हम आसरा में रहें। अब पता चला है कि जून कमीशन के पास माने के सबकर माने के पंप हाउस का पैसा आ रहा, हमको 1 रुपया नहीं मिल रहा। तब इसीलिए हमने सब कर रहे हैं इसको लिए। कितने वर्षों से नहीं मिला? ये मेरे के आज 20 साल हो गया नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। ये अब तक आप कैसे काम कर रहे हो? बिना पैसे? नहीं, हम बिना पैसे का काम कर रहे हैं 20 वर्ष से। तो इसके बारे में आप नहीं बोले जोन कमिश्नर? मैं वहाँ पर नहीं गए थे। भैया बोल रहे थे कि लोग मुरारी करवाएंगे तो उस समय माने कि हर चीज़ का कांग्रेस पार्षद सब अलग था, तो भाई कांग्रेस का था, तो भैया भाजपा का थे। उसके बाद सब कर रहे थे। मैंने भैया के चलते अमन कर रहे हैं। भैया जहाँ बोलते तो वहाँ अमन कर रहा हूँ। भैया के चलते से बोले क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि सर कहने से आ रहा, कहने से यहाँ पर ऑपरेटर का पैसा सब पूरा पहुँच रहा, बाकी हमारे के हाथ में नहीं आ रहा। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ हमारे को मिल जाए पैसा। मैं इतना दिन काम कर रहा था, जब से बोर खराए हैं और श्याम साहू के वाल रही थे, तब से मैं बोर चला था और बंद कर रहा था। बिगड़ा थे तो बना था और जनता ला पानी पिया था। कभी नगर निगम से बनवा लेता हूँ। नगर निगम अब कहीं के मैं अभी थोड़ी देर में के यहाँ और जनता ला हमारा पानी की जरूरत रहते, हम दूसरा ला पैसा दे के बनवा लेते हैं, अपन काम चले। हाँ, हम देते हैं 100 रुपया देते हैं बनवनी के, जल्दी आ जाए जनता का। हाँ, अपन पार्टी ले देते हैं। ये लक्ष्मी निवास ये कितना वर्ष से चला था? वो अब 18-20 साल हो जाए। जब से पार्षद जी से श्याम साहू, जब से वही बोर खनाई तब से नहीं जब 1 रुपया नहीं दे। हम श्याम के भरोसा मरते हैं। अब भी बनाई, अब नाम चढ़ाई, अब नाम बाकी नहीं चढ़ाते, नामे नहीं चढ़ाते। और जैसे नगर निगम वाले आते बनाए, जैसे एप्लीकेशन दे रहे आते बनाए ला, तो वो मन बोलते इतना का पैसा पाता, तुम्हारा तनख्वाह देते, तुम चार नाश्ता भी नहीं देवा था हमला। ऐसे करके मिस्त्री मन बोलते, तो बोलता हमारा 1 रुपया नहीं मिला। तो वो मन कहते तनख्वाह तो आते तो पानी बोर के ऑपरेटर के नाम से आते पैसा, ऐसे कदम नहीं मिला बेटा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब उसका दिल चला था। और जब भी श्याम पार्षद बोलते ना, अब ले ना जुड़वा दूँ, अब ले ना जुड़वा दूँ, ये वार्ड ले बंधो पारा वार्ड चल दी, बंधो पारे ले वो वार्ड चल दी, 3 जगह ना जल्दी पर हमारे बनवा तो हमारा तनख्वाह देना चाहिए बेटा। हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ पेमेंट ना कुछ। हम करते हैं सिर्फ श्याम के उसमें
मोह भाव है। कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कितने वर्षों से क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रही है? स्विच बंद चालू भी करती है, प्लस ये भी देखती है क्या करना है, कहीं फट गया, कुछ हो गया है, हैं, पूरा हर काम को देखती है और सूचना देते हैं वहाँ जोन ऑफिस में। प्रभा हॉस्पिटल सामने गली का, क्या काम करते हैं? मतलब बोर चालू करना और बंद करना है, और हर समस्या कितने देखते वर्षों हैं। से कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ कम से कम 18 साल से। और कितना वर्ष दिनों से आपको पेमेंट नहीं मिला? हमको तो 2 रुपये नहीं मिला कहीं से। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं हमारा हक हम चाहिए। तो इतने वर्षों से कहाँ कहाँ गए और क्या किसको बोले पेमेंट के लिए? अभी तक तो हम नहीं बोले किसी को, हम भरोसे में थे श्याम भैया हमारे जिंदाबाद हैं, लेकिन ये है वो भी अब नहीं वो कर पा रहे हैं। तो श्याम आपको पैसा देता था क्या शुरू? खर्च पानी के लिए देता है, जो भी है हमारा चला देता है। क्या चाह रहे हैं अभी आप? अभी हम चाह रहे हैं कि जैसे पेमेंट आ रहा है तो हमको मिलना चाहिए। तो आप लोग को पता चला कि पेमेंट मिलता है आप लोग को? पता चला है ना, मतलब वहाँ जारी होता है लेकिन आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं मिलता। कर्मचारियों की परेशानी केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था और सेवाओं पर भी असर डाल सकती है। यदि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो इससे नल और पंप जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के संचालन में भी बाधा आ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्मचारियों के साथ यह अन्याय है। वे चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन तुरंत इस समस्या का समाधान करे और कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन का भुगतान करे। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाई जाए और लंबे समय से चली आ रही यह समस्या जल्द से जल्द समाप्त की जाए। इस प्रकार नगर निगम जोन 8 के कर्मचारियों की समस्या गंभीर है और इसका समाधान न केवल उनके अधिकारों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के बेहतर सेवा के लिए आवश्यक है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। कोनी ITI निवासी और जिला अस्पताल के पूर्व कर्मचारी दीपक डोंगरे ने येल एंटी फाइनेंस सर्विस और IDFC प्राइवेट बैंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी सिकलिन की बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद बीमा का पैसा कंपनी ने नहीं दिया। दीपक के अनुसार बीमा कंपनी ने पहले यह शर्त रखी थी कि यदि उनकी बेटी 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहेगी या मृत्यु हो जाने पर बीमा राशि दी जाएगी। उनकी बेटी 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन कई बार आवेदन करने के बावजूद कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। दीपक ने बताया कि उनकी कॉलोनी में बीमा कंपनी के लोग आए थे और लोन व बीमा कराने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन्होंने रतनपुर के IDFC बैंक में 2610 रुपए और सकरी के L&T सर्विस में 2550 रुपए हर माह जमा कराए। दीपक ने कई बार कंपनी के एजेंट से संपर्क किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। नतीजतन उन्हें कर्ज लेकर अस्पताल और दवाइयों का बिल चुकाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और बीमा कंपनी का यह रवैया ग्राहकों के लिए बेहद निराशाजनक है। इस मामले से साफ है कि बीमा कंपनियों को ग्राहकों के साथ पारदर्शी और जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। दीपक की शिकायत के बाद अब आम लोगों को चेतावनी दी जाती है कि बीमा कराने से पहले सभी शर्तों और नियमों को अच्छी तरह समझ लें। बैंक वाले सर L&T, यूनिटी, IDFC, ये तीनों बैंक वाले हमारे ITI कॉलोनी उड़िया पारा में आए थे और ग्रुप लोन लो बोल के बोले थे। मेरी बेटी भी ली थी, उसमें इंश्योरेंस करवाए थे। बोले थे कि 24 महीने में तबीयत ख़राब होती है या मृत्यु होता है तो उसमें इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा बोल के। और जो आज मेरी बेटी हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट थी, वो आज तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया। उन लोग बोल रहे हैं हाँ मिलेगा मिलेगा बोल के घुमाए जा रहे हैं। अब बैंक नहीं दिए। अभी मैं कुछ नहीं करता सर, पहले हॉस्पिटल में स्वीपर काम करता था। इस्तीफा दे दिया मैं 1996 में, तब से घर में। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शहर और हाईवे पर बेखौफ घूमते आवारा पशुओं पर कड़ा रुख अपनाया है। रतनपुर रोड पर देर रात 8 गायों की दर्दनाक मौत के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा, योजनाएं कागजों तक नहीं, जमीन पर असर दिखना चाहिए। अदालत ने इसे प्रशासनिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी करार दिया है। शहर और नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे मवेशी से जुड़े हादसों पर हाई कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। रतनपुर रोड पर हाल ही में 8 गायों की एक साथ हुई मौत को लेकर कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश
निर्देश दिए हैं कि शहर और राजमार्गों पर मवेशी न दिखें और उनके लिए स्थायी आश्रय, चारे पानी की उचित व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि गौशालाओं की बदहाली और चराई भूमि पर अतिक्रमण जैसे मुद्दे पर भी इन हादसों की बड़ी वजह है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई, जहां प्रशासन की लापरवाही पर तीखी टिप्पणियां की गई। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ योजनाओं की घोषणा काफी नहीं, जमीन पर ठोस काम होना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरवानी में अंधविश्वास के चलते एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने बैगा की बातों में आकर अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। 38 वर्षीय विष्णु केवट, जो कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, बीते कुछ समय से बच्चों की लगातार खराब तबीयत को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। इलाज के लिए वैद्य और बैगाओं के पास भटकते हुए एक बैगा ने उसे यकीन दिलाया कि उसके बच्चों पर जादू टोना हुआ है और यह किसी अपने ही द्वारा किया गया है। कई बार पूछने पर बैगा ने उसे बताया कि यह जादू टोना उसकी ही मां मंटोरा बाई केवट कर रही है। यह सुनकर विष्णु ने मां पर शक करना शुरू कर दिया और शुक्रवार दोपहर 2 बजे कुल्हाड़ी लेकर उसकी झोपड़ी में जा पहुंचा। मां ने जब बेटे के आरोपों को खारिज किया तो गुस्से में आकर विष्णु ने ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद विष्णु खुद चकरभाटा थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूलते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चकरभाटा थाने में विष्णु कैवर्ते नाम का व्यक्ति उपस्थित हुआ एक टंगिया के साथ, और उसने आकर खुद ही ये बताया थाने में कि मैं गुस्से में आके अपनी माँ के सिर पे वार किया हूँ, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। जिस पर पुलिस ने तत्काल इस मामले को देखते हुए इसमें ग्राम सरवानी पहुँचे और वहाँ पर घटनास्थल पर पाया कि एक महिला 55 वर्ष की, जो कि इस आरोपी की माँ है, वो उसकी बॉडी वहाँ पर प्राप्त हुई। तो इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। विधिवत गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत न्यू रिवरव्यू क्षेत्र में बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नितेश मोहन निवासी पत्थलगांव जशपुर एवं विकास चौहान निवासी लैलुंगा रायगढ़ पल्सर बाइक से खुद के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हुए तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे थे। दोनों के विरुद्ध धारा 281, 35 BNS एवं 184, 189 MV एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मौके पर 3 ऐसी मोटरसाइकिलें भी पाई गई जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी और उनके दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। संदेह के आधार पर उन्हें धारा 106 BNSS के तहत जब्त किया गया। सिविल लाइन थाना और बाइक पेट्रोलिंग टीम की इस कार्रवाई से स्टंटबाजी और नियमों की अनदेखी करने वालों में हड़कंप मच गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ऐसे बाइक सवार जो स्टंट करते हैं, बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां चलाते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर कल विशेष योजना के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें बाइक पेट्रोलिंग और सिविल लाइन थाने की टीम के द्वारा इलाके को सिविल रिवरव्यू के इलाके को घेराबंदी कर उसमें ऐसे 5 बाइक पर कार्रवाई की गई। 3 बाइक को जब्त किया गया और 2 बाइक जो स्टंट कर रहे थे बाइक सवार, उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू ने कोटा स्थित शासकीय DKP उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 63 छात्राओं को साइकिल वितरित किए। यह योजना विशेष रूप से कक्षा 9वीं की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं BPL परिवार की बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य
बेटियों को विद्यालय तक आने जाने में सुविधा प्रदान करना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। साइकिल मिलने से न केवल छात्राओं को समय की बचत होगी बल्कि वे नियमित रूप से स्कूल आ सकेंगी। इस पहल से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए शिक्षा की राह आसान हुई है। मंत्री साहू ने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन बेटियों की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयासरत है। साइकिल योजना के तहत साइकिल इस स्कूल में 23 बेटियों को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया है। इसके पीछे सरकार की यही मंशा है कि हमारी बेटियां शिक्षित हों, शिक्षा में हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़े। ये सरकार का प्रयास है और सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, साइकिल, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि हमारी बेटियां पढ़ाई करें और अपने जीवन का निर्माण करें। ये हमारे सरकार का लक्ष्य है और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में हमारी बेटियां आज स्कूल में इनकी दर्ज संख्या है। जितना हमारे बेटों की संख्या उतनी हमारी बेटियों की संख्या है। जब शिक्षा में हमारे बेटे हमारी बेटियां पढ़ेंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित। बिलासपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अहम खबर है। जिला शिक्षा विभाग ने त्रैमासिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक चलेंगी। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षाएं बच्चों के अपने ही स्कूल में आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक और मिडिल स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं विषयवार तय तिथि और समय के अनुसार ली जाएंगी। विभाग ने सभी स्कूलों को समय सारणी भेज दी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न पत्र और समय सारणी तैयार कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय से स्कूल पहुंचे और बिना तनाव के परीक्षा दें। अधिकारियों का कहना है कि यह त्रैमासिक परीक्षा बच्चों की पढ़ाई को परखने और उनकी तैयारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। परीक्षा के जरिए बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी पता चल सकेगा। जिला शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि सभी स्कूल यह सुनिश्चित करें कि परीक्षाओं में कोई लापरवाही ना हो और बच्चों को समय पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही अभिभावकों से भी कहा गया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और परीक्षा के दिनों में समय पर स्कूल भेजें। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुम्हारी टोल प्लाजा के पास 2 महाराष्ट्र पासिंग स्कॉर्पियो गाड़ियों से कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जो गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। एडिशनल SP सुखनंदन राठौर ने बताया कि पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि रायपुर से गुजरात की ओर भारी मात्रा में नकदी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। सुबह करीब 7 बजे टोल प्लाजा के पास चेकिंग की गई। इस दौरान 2 गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई जिसमें करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने तत्काल दोनों गाड़ियों को जब्त करते हुए चारों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी, जिसके बाद IT की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूचना के आधार पर हमारी टीम निगरानी कर रही थी और SSU की टीम, कुम्हारी थाने की टीम मिलकर के 2 स्कॉर्पियो वाहन को रोका। महाराष्ट्र पासिंग दोनों गाड़ियों की तलाशी लेने पर उसमें 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। जब्ती कार्रवाई की जा रही है। 4 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया गया है, उनके भी अधिकारी आ गए हैं इसमें और अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। कहाँ से पैसे को लाना पड़ता है सर? प्रथम दृष्टया ये रायपुर से गुजरात ले जाना बता रहे हैं। इसमें और विस्तृत पूछताछ करने पर ये क्यों और कहाँ ले जा रहे थे ये क्लियर हो जाएगा। 500 के नोट
नोट के बंडल है इसमें, और एक वाहन पे 3 करोड़ था, एक वाहन पे 3 करोड़ 60 लाख था। कुल जुमला 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद हुए। संदेही छत्तीसगढ़ के सर या फिर वरण बाहर के? चारों संदेही जो हैं अभी वो गुजरात के हैं, बाहर के हैं। प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होना था। प्राथमिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह पैसा हवाला, चुनावी गतिविधियों या किसी अवैध कारोबार से तो जुड़ा नहीं है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त टीम अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। आने वाले समय में पूछताछ और जांच के बाद इस बड़े खुलासे से जुड़े कई और राज सामने आने की उम्मीद बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। गांव की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत बिलासपुर वृत्त को बड़ी सौगात मिली है। कंपनी मुख्यालय ने बिलासपुर O&M सर्किल में 6 नए 33/11 kV सब स्टेशन और 10 उपकेंद्रों में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 25 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस नए सब स्टेशनों और ट्रांसफार्मरों से विजयपुर, पौड़ी, सिलतरा और पैहा जैसे क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा। वहीं अनिवाड़ी, पकरिया, पौनी, हर्रापुर, बेलपारा, गनियारी और मटियारी के उपकेंद्रों में भी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह काम तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि गर्मी शुरू होने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। इससे गांवों में वोल्टेज की समस्या कम होगी और किसानों व आम लोगों को बिजली की बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना योजना के तहत यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ बिजली आपूर्ति मजबूत होगी बल्कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी अधिकारियों ने कहा है कि सभी काम तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों तक ग्रामीणों को स्थायी रूप से बिजली की सुविधा मिल सके। हिर्री माइंस छतौना स्थित सिद्ध बाबा मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से ग्रामीणों और माइंस प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद ने शनिवार को नया मोड़ ले लिया जब बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि मंदिर में दर्शन के लिए माइंस परिसर पहुंचे। देखिए क्या है पूरा माजरा। हिर्री माइंस खदान परिसर में स्थित सिद्ध मुनि बाबा आश्रम वर्षों से ग्रामीणों की आस्था का केंद्र रहा है। लोग यहाँ पूजा पाठ और दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले माइंस प्रबंधन ने खदान परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रबंधन का कहना था कि सुरक्षा कारणों और हाल ही में हुई एक हत्या की घटना के चलते यह कदम उठाया गया। ग्रामीणों ने इस प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और SDM के माध्यम से मंदिर में दर्शन की अनुमति दिलाने के प्रयास किए। SDM ने भी दर्शन और पूजा की अनुमति देने का आदेश जारी किया, लेकिन माइंस प्रबंधन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई। विगत 4 महीनों से हिर्री माइंस प्रबंधक द्वारा माइंस खदान के हमारे अंदर में मुनि बाबा महाराज जी है, उनका दर्शन करने नहीं दिया जा रहा था। तो उसी विषय पे सभी सनातनी भाइयों के द्वारा, है ना, सभी सनातनी भाइयों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। हिर्री माइंस के मैनेजर से फिर बात हुआ, उन्होंने सभी को आने जाने के लिए आदेश किया है। पूर्व में हमारे पास कलेक्टर का आदेश भी था, उसी को भी नहीं माना गया था। कलेक्टर का था, डिप्टी कलेक्टर का विषय है, SDM का, है ना, उनका भी आदेश था, उसको भी नहीं माना गया था। लेकिन पुनः आज शक्ति प्रदर्शन सभी को ने किया धर्म के विषय में, और सभी को आने जाने के लिए अब अलाउ किया गया है। इसके लिए मैं सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के हिंदुत्व के विषय में यहाँ पे आए हैं। अब भविष्य में कभी भी ऐसा विषय होता है कोई भी मठ या मंदिर के विषय पे कि आदमी बोलेगा कि ये बंद रहेगा, वो चाहे किसी के भी अधीन रहे, सभी हिंदू भाई वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने मठ मंदिर के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मंदिर बहुत पुराना है, खदान नहीं खोला था तब से सिद्ध मुनि बाबा का एक मंदिर था, तो धीरे धीरे करके खदान वाले खोले, तब गांव वाले आसपास के जाने हैं। और ऐसा सिद्ध मुनि बाबा है कि जो भी श्रद्धा भक्ति से आते हैं उसके शरण में तो हर किसी का मनोकामना पूरा होता है। और आज इसमें रोक लगा दिया गया था, करीब 6 से 7 महीने हो गया था कि आने जाने में रोक लगा दिया था। आसपास के गांव वाले कोई भी जा नहीं सकते है करके, तो सब हमारे आस गांव पे सब इकट्ठा होके सरपंच, जनप्रतिनिधि सभी इकट्ठा होके, एकता होके, हिंदू भावना के भावना देकर आज एकत्रित होकर
इसमें जो रोक लगा था उसको सब मिल के आज मैनेजर साहब के द्वारा अनुमति लेकर वो आश्वासन दिए कि इसमें आ जा सकते हो और आधार कार्ड लगेगा करके सभी एकता भावना से आज सिद्ध मुनि बाबा का गेट खुल गया है। तो कोई भी व्यक्ति आसपास के जो भी व्यक्ति है वो आ जा सकते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। शनिवार सुबह गांव के लोग एकजुट होकर खदान परिसर में पहुंच गए। उनका कहना था कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और वे अपनी आस्था की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि सिद्ध बाबा मंदिर उनके विश्वास का केंद्र है और वह किसी भी कीमत पर इसे छोड़ नहीं सकते। ग्राम समिति के सदस्यों ने बताया कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ग्रामीणों की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। वे कई सालों से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। स्थिति को गंभीर होता देख माइंस प्रबंधन ने कदम पीछे खींचते हुए आधार कार्ड के आधार पर दर्शन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। अब ग्रामीण अपनी पहचान बताकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मुनि बाबा है जो हमारे आसपास गांव का छतौना है, हम सेना के आसपास और सरा खरकेना पिंडी का आस्था का केंद्र है। मैनेजमेंट के द्वारा गांव वाले को मंदिर समिति को आने जाने के लिए रोक लगा दिए थे। इस तत्पर में आज आसपास के गांव के लोग मुनि बाबा के गेट में माने पूजा पाठ हो जाए इस कारण से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैनेजमेंट के द्वारा और गांव के बीच में सहमति हो गया है कि गेट में अपना आधार कार्ड देंगे और बाबा का दर्शन करने जाएंगे। विरोध भैया ऐसे होत रही से कि ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पहले जारी करे गई से कि यहाँ तो घटना घटित हो गई से कोई इसी लाश को लाके ठिकाना लगा दे से परिक्षेत्र में खदान हीरो माइंस क्षेत्र में। तो विरोध नाम से होती कि सरपंच जो है ग्राम पंचायत छतौना द्वारा पास जारी करे गई से हमारे दस्तखत करे बगैर मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो सके। तो उसके लिए गाँव वाले मैंने आवाज उठाई गाँव के पुराना देवता है अभी के नहीं है, करीब 70-80 साल से हमारे जहाँ तक तब से यहाँ बहुत आस्था के साथ पूजा अर्चना होते विधिवत। और आज हम मांग करें कि जैसे पूर्ण रूप से सभी को जैसे दर्शन मिला से वैसी दर्शन सबको मिलना चाहिए। और हमारे जितना भी भाई जो आस्था से जुड़े हैं हिंदू भाई जैसे भी है सब संगठन से मिल के और वो अपन गांव के भाईचारा बना के आसपास के गांव बोरसरा सेना छतौना खरकेना ये सब मिल के सरपंच जनप्रतिनिधि जनपद ये सब मिल के आवाज उठाएं। तो हम प्रबंधक साहब से आके मिले हैं। प्रबंधक साहब भी पहले आना करी से कि मेरा निजी क्षेत्र है और ये हमारा केंद्र का है, ये प्रदेश स्तरीय पे हम लोग नहीं मानेंगे बात। एसडीएम साहब भी गए थे, एसडीएम साहब आदेश दे दिया था। एसडीएम साहब बोल दिया था कि आप दर्शन कर सकते हो, किसी प्रकार की मनाही नहीं है। इसके बावजूद भी इन लोगों रोक टोक किए थे। तो आज सभी गाँव वाले आसपास इकट्ठा हुए और आंदोलन टाइप का जब इकट्ठा भीड़ हुए तो फिर मांग किए तो हमारी मांग स्वीकार की गई है। आज से गेट पास पे ही सभी लोग का आधार कार्ड जमा करे जाएगा और सभी भगवान को दर्शन कराएंगे मुनि महाराज का। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे ग्रामीणों की बड़ी जीत बताया। उनका कहना है कि आस्था के मुद्दे पर सब एकजुट हैं और धार्मिक भावनाओं के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि सिद्ध बाबा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लोगों की गहरी आस्था और एकजुटता का प्रतीक है। माइंस प्रबंधन द्वारा आधार कार्ड के आधार पर दी गई अनुमति से फिलहाल विवाद थमता दिख रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और उनकी आस्था का सम्मान किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शनिवार को 10वां आयुर्वेदिक दिवस बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम बिलासपुर के एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों ने अतिथियों के स्वागत से की। इसके बाद स्वच्छता सेवा और युवाओं से संवाद पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार ने छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच अपनाने, नकारात्मक विचारों से दूर रहने और अपने मन को नियंत्रण में रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और अगर वे सही दिशा में प्रयास करें तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने भी अपने विचार साझा किए और आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मंच से यह भी संदेश दिया गया कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी प्रतीक है। मेरा क्वेश्चन है कि हमारा मन कहाँ जा सकता है? क्या हम तो गिन के बता सकते हैं काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल? प्रेजेंट मोमेंट में बहुत मजा आ रहा है। कोई भी विचार बहुत ज्यादा नहीं आ रही है मन में, बहुत ज्यादा विचार नहीं चलते हैं ना। तो पहला स्थिति हो गया
दूसरी स्थिति है आपके मन में जैसे ही आप मन को खाली छोड़ेंगे वो पास्ट के इवेंट में जाएगा। वो आपके जितने पास्ट में इवेंट हुए हैं, चाहे नेगेटिव इवेंट्स हो चाहे पॉजिटिव इवेंट्स, आपका मन को जैसे आप खाली छोड़ोगे वो पास्ट के इवेंट में जाएगा और नेगेटिव इवेंट्स जो आपने पकड़ के रखा है तुरंत वहां जाकर चिपकेगा। ठीक है, पॉजिटिव इवेंट को आप छोड़ देते हो, आपके जीवन में जितनी अच्छी घटनाएं उसको छोड़ देते हो, नेगेटिव इवेंट को आप पकड़ के रखते हो और तुरंत जैसे ही मन को खाली छोड़ोगे तुरंत वहां जाएगा वो और तुरंत वो दुखी होते रहता है। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कुल 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने इस वर्ष अलग अलग थीम जारी की थी, जिनके आधार पर कॉलेज और स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। महाविद्यालय ने इन थीम पर आधारित कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन महाविद्यालय में विशेष संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की आधुनिक समय में उपयोगिता और महत्व पर चर्चा होगी। आयुर्वेद दिवस 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने वाले हैं, उसके लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम श्रृंखला है। आज इस कार्यक्रम में आज 16वां कार्यक्रम है। आज हमारे बीच नगर निगम बिलासपुर के एडिशनल कमिश्नर श्री खजांची कुमार सर आज उपस्थित हैं। आज स्वच्छता सेवा युवाओं से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी समिति के द्वारा, इस महाविद्यालय के द्वारा लगभग 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और केंद्रीय मंत्रालय आयुष के द्वारा अलग अलग थीम दिया गया था। इसमें हम स्कूल में, कॉलेजेस में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग स्थान पे जाकर विविध जितनी थीम है उसको कवर करते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 तारीख को मनाया जाने वाला है। 23 तारीख को एक भव्य रैली रन फॉर आयुर्वेदा का आयोजन है और 23 तारीख को महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस तरह आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि समाज में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच का संदेश भी फैलाया। महाविद्यालय प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिलासपुर रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने न सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, बल्कि स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और डिजिटल टिकटिंग सुविधा पर भी खास ध्यान दिया है। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में इसका विस्तार से विवरण दिया। इस दौरान उनके साथ सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह भी मौजूद रहे। DRM राजमल खोईवाल ने बताया कि आने वाले 1 महीने में त्योहारों के दौरान 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके कुल 120 फेरे होंगे। इन फेरों से लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त टिकट यात्रियों को उपलब्ध होंगे। उनका कहना है कि रेलवे का मकसद त्योहारों के दौरान हर यात्री को समय पर गंतव्य तक पहुंचाना और यात्रा अनुभव को सुगम बनाना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे पूरी तरह सतर्क है। त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बड़े स्टेशनों बिलासपुर, उसलापुर, चांपा और रायगढ़ पर अतिरिक्त होल्डिंग स्पेस बनाए जा रहे हैं। इन जगहों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा स्थल और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मां शारदा मंदिर मैहर और मां बम्बलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जैसे प्रमुख धामों के लिए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था भी की गई है। करीब 50% के आसपास पंक्चुअलिटी रहती है। उसको अभी हम लोगों का इमीडिएट मेरा टारगेट है कि ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है, तो मतलब हम लोग अभी जो मेन हमारा इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। अभी जैसे 4th लाइन हमारा काम चल रहा है। 4th लाइन का अभी हमारा एक बड़ा काम हम लोग और कर रहे हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा इश्यू हमारे रहा है हमारे डिवीजन में।
तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा ना मुंबई के आसपास वहाँ एक के पीछे एक ट्रेनें चलती है, तो हमारे यहाँ पर भी बिलासपुर चापा में ये सुविधा उपलब्ध है। ये हम पूरा झरसुगुड़ा तक हमारा अगले 2 साल में कंप्लीट करना है। डीआरएम खोईवाल ने कहा कि इन सभी तैयारियों का उद्देश्य एक ही है, यात्रियों को त्योहारों के मौसम में सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना। रेलवे प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए ताकि भीड़ भाड़ के बावजूद यात्री बिना परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नवरात्रि के मौके पर मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में लगने वाले मेले के लिए रेलवे प्रशासन ने दर्शनार्थियों को बड़ी सौगात दी है। इस बार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की गई है। हर साल की तरह इस साल भी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ में भव्य नवरात्रि मेला लगेगा। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ स्टेशन पर अस्थायी स्टॉपेज दिया है। इनमें बिलासपुर से लेकर बीकानेर, चेन्नई, पुणे और सिकंदराबाद तक जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने डोंगरगढ़ दुर्ग डोंगरगढ़ के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी चलाने का फैसला किया है ताकि स्थानीय यात्रियों और श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कुछ पैसेंजर ट्रेनों को डोंगरगढ़ और रायपुर तक अस्थायी रूप से विस्तारित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे यात्रियों को न केवल यात्रा में आसानी होगी बल्कि उन्हें समय की भी बचत होगी। रेलवे ने अपील की है कि श्रद्धालु अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और रेलवे की वेबसाइट या स्टेशन से ट्रेन की जानकारी जरूर लें। इस तरह नवरात्रि पर्व के अवसर पर रेलवे की यह विशेष व्यवस्था मां बमलेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 3 बार के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी छत्तीसगढ़ प्रवास के तहत बिलासपुर पहुंचे। वर्तमान में वे आत्मनिर्भर भारत के कोऑर्डिनेटर और इस अभियान के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। उनसे एक खास मुलाकात में देश की राजनीति, स्वदेशी सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ग्रैंड न्यूज CGNN लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश की एक महान हस्ती, राजस्थान चित्तौड़गढ़ के 3 बार के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिसको लेकर वो देश भर में घूम रहे हैं। आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया जो विज़न है जिसको पूरे देश भर में फैलाना है, उसको लेकर आज भ्रमण पे हैं। आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हैं। जोशी जी बताएंगे, प्रधानमंत्री जी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है देश में स्वदेशी अपनाओ का नारा दे करके, हालांकि वर्षों से चलता आया लेकिन इस बार ज़्यादा फोकस है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग देखें तो पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत का पुराना इतिहास उठाकर देखें तो भारत आत्मनिर्भर था। दुनिया का 32% उत्पादन भारत अकेले करता था। हमारी अर्थव्यवस्था 18% थी। हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जहां कृषि को उत्तम माना, व्यापार को मध्यम माना और चाकरी को निम्न माना, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद कहीं न कहीं हम लोग नौकरी को प्रथम मानने लग गए, व्यापार को मध्यम मानने लग गए और कृषि को निम्न मानने लग गए। और आज़ादी के बाद हम लोग देखें तो देश में उस समय की सरकारों ने इस प्रकार का मॉडल अपनाया कि देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर की जगह दूसरे देशों पर निर्भर होने लग गया। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। वो ज़माना भी देश ने देखा है जब गेहूँ आयात करना पड़ता था। माननीय शास्त्री जी को आह्वान करना पड़ा कि एक दिन का देशवासी उपवास करें ताकि हमारा धान का संकट है वो समाप्त हो सके। वो समय भी भारत ने देखा था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो देश में संसाधनों की कमी नहीं है। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। हमारे संसाधनों का अच्छा उपयोग करते हुए हम दुनिया का सिरमौर बन सकते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने
आत्मनिर्भर भारत की प्रस्तावना रखी और आदरणीय मोदी जी उस काम को आत्मसात कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया का 40% चावल अकेले भारत निर्यात कर रहा है। गेहूं उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सिरमौर भारत बन गया है। हम लोग देखें तो आज मोबाइल प्रोडक्शन में भी भारत दुनिया का सिरमौर बन रहा है। सोलर एनर्जी में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। तो हमारी ऊर्जा का, हमारे संसाधनों का, हमारे स्रोतों का समुचित उपयोग करते हुए ये युवा देश दुनिया का सिरमौर बने, इसलिए हम लोग स्वदेशी अपनाएं। इस नाते मैं एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता और देशवासी आज आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के इस अभियान में जुटे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आत्मनिर्भर भारत के तहत लोग उठ खड़े होंगे और भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनेगा। उसमें ये अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के आप राष्ट्रीय सह संयोजक के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ये तीनों राज्यों में आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि यहाँ चाहे टूरिज़्म हो, चाहे हमारे माइनिंग सेक्टर हो, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, आज हर क्षेत्र में इन तीनों राज्यों में बड़ी प्रचुरता है। और उन संसाधनों का और हमारे मैन पावर का उपयोग करते हुए कैसे हम लोग फिर से अपनी ताकत को बढ़ाते हुए विदेशी चीज़ों की जगह स्वदेशी को अपनाएं और गर्व से कहें हम स्वदेशी अपनाएंगे। इस अभियान के साथ हम देखें तो हमारी घरेलू उपयोग और खाने पीने की चीज़ों को उठाकर देखें तो लगभग 85% है। हम इन दोनों चीज़ों में ही पूरा ध्यान केंद्रित करके इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। देश में जैसे बताया जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है, ये इसका परिभाषित करिए, अमृत काल क्या है, कैसे अमृत काल चल रहा है? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तब भारत विकसित राष्ट्र की संकल्पना को एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। भारत हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और जब आज़ादी के 100 वर्ष भारत पूरा करेगा तो इस संकल्पना के साथ कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। देश में जिस तरह से 11 साल के प्रधानमंत्री की खूब वाहवाही हो रही है, अंदर खाने में कहीं ना कहीं उनको रिटायर भी करने की चर्चा चल रही है। अंदर में बीजेपी में उथल पुथल मचा है। क्या लगता है कि क्या स्थिति है बीजेपी में? मैं नहीं मानता कि पार्टी में इस प्रकार की कोई बात है। देश की जनता और पार्टी भी चाहती है कि मोदी जी लंबे समय तक माँ भारती की सेवा करते रहें और ये जो विकसित भारत की संकल्पना मोदी जी ने रखी है उसमें उनके नेतृत्व में पूरी करता हुआ देश देखे, यही पूरे देश की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री के लाइन में आपके आदित्य योगीनाथ और अमित शाह जी भी लगे हुए हैं। क्या लगता है इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उन्हीं को भी प्रधानमंत्री बना पाएंगे? देखिए, ये आप लोगों की कल्पना है, लेकिन देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करती है। मान लिया नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे तैयार कर रहे हैं या किसके रूप में किसे देख रहे हैं? ये मेरा काम नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। चलिए, अभी जो देश में एक जिस तरह से एक विज्ञापन आता है क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, तो अभी देश की राजनीति में वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है। क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगा ये नारा? वोट चोर किसे कहेंगे? जिनको भारत की नागरिकता ही नहीं मिली, उन्होंने देश में वोट कास्ट कर दिया, इसको वोट चोर कहेंगे। जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसका भी वोट डल जाए, जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है उस व्यक्ति के नाम से वोट डल जाए, यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों का धरातल खिसक चुका है, जिन्होंने इस देश में 1947 से लेकर कई वर्षों तक देश में शासन किया, वो गरीब का मकान नहीं बना पाए, हर व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं खुला पाए, उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पाए, उनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं दे पाए। आज भारत चाहे सड़क हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे व्यक्ति की आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरतें पूरी करना हो, इन 10-11 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है और ये भारत के आंकड़े नहीं है,
ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े हैं जो दुनिया जिनके आंकड़ों को मानती है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि इन 10-11 वर्षों में इस देश के आम नागरिकों की, गरीब की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। जोशी जी, जब हम कोई बड़े नेता से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 11 साल ही ऐसा लगता है कि 11 साल से पहले कुछ देश में था नहीं। ये बड़ी अजीब बातें आती हैं बीजेपी के लीडरों की तरफ से कि इस 11 साल में ही सारी चीज़ें हुई हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? आपकी भी उम्र देखिए हैं, आप भी 50 के आसपास हैं, तो क्या 11 साल में ही सारी चीज़ देख चुके हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या कारण है कि 60 वर्षों में जितने देश की जनता के बैंक में खाते नहीं खुले हैं, उससे ज़्यादा 11 वर्षों में खुल गए हैं। क्या सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में नहीं जाना चाहिए? उसके हक का पैसा सीधे उसके अकाउंट में नहीं जाना चाहिए? इस बीच पे कितना भ्रष्टाचार होता है। स्वयं राजीव गांधी जी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है। तो उसका निदान किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। आज 60 वर्षों में जितने प्रधानमंत्री आवास गरीब को नहीं मिले, उससे ज़्यादा 11 वर्ष में मिले हैं। 60 साल में जितने उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले, उससे ज़्यादा 11 वर्षों में मिले हैं। 60 वर्षों में जितने लोगों को स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, उतने ज़्यादा 11 वर्षों में हुई है। समझ गया कि मैं आपको रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ, जी। मैं सिर्फ ये नारे नहीं बता रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ। रिकॉर्ड के आधार पर 60 साल में जितने एयरपोर्ट थे उससे लगभग उतने अभी हो गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया। क्या एक ये काम देश की जनता को दिखता है, और यही मोदी जी के प्रति विश्वास है देश की जनता का। देश का चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पे है। क्या लगता है बिहार के चुनाव की तैयारी आप बीजेपी वालों को ले डूबी या परेशान कर रही है? क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ तो देश का नारा बन चुका है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रही बिहार चुनाव में, जो आप लोग करना चाहे नहीं कर पाए, फंस गए, उलझ गए। कोई कमी नहीं है, और बिहार भारतीय जनता पार्टी फिर से विजय हासिल करेगी। आप देखिए कि वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक का विरोध किया, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। देश हित में कोई भी काम होगा, ये लोग विरोध में खड़े रहेंगे। और कहीं न कहीं विदेशी ताकतों की, जो भारत के दुश्मन राष्ट्र हैं, उनकी भाषा ये पॉलिटिकल पार्टियाँ वो भाषा बोलती है। तो देश की जनता सब समझती है। कांग्रेस पार्टी के नेता ही राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते, और अनेक लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन आज तो देश में राहुल गांधी का बूम है, पूरे चारों तरफ राहुल गांधी चल रहा है। आप कितने आसानी से किसी को इग्नोर कर सकते हैं? आप सोचिए कितने लोग थे जो राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के लोग थे, उनमें से आज कितने लोग साथ हैं? ठीक है, होता है, आना जाना लगा रहता है। आना जाना नहीं, जब नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करे, जिसमें कोई नेता का गुण नहीं माने, जिसकी कोई नीति हो, नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो उन्हीं लोगों के नज़दीक लोग अपने साथ छोड़ देते हैं। आज एक अकेला सब पे भारी चल रहा है राहुल गांधी, या सब जो माहौल बना हुआ है देश में। कौन कहता है? कौन कहता है? हाँ ठीक है, बीजेपी वाले ना मानने वाला बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि इनको मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के प्रचार के लिए मत भेजना, नहीं तो मेरी लुटिया डुबा देगा। तो ऐसे नेताओं का कोई बूम नहीं हो सकता। क्या लगता है प्रधानमंत्री की लाइन में राहुल गांधी सामने है, कब तक प्रधानमंत्री के उनके योग दिख रहे हैं आपकी नज़र में? इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, सचिन पायलट जी आपके प्रदेश से आकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी धूम मचाए हुए हैं और अभियान छेड़े हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या लगता है कि ये कितना प्रभाव यहाँ डालेगा और नेता के छवि पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? मैं सोचता हूँ कि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने लोकसभा में सदन को नहीं चलने दिया, हंगामा किया। और चर्चा किस बात की मांग रहे थे? मतदाता सूची में परीक्षण के लिए चर्चा। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता बलराम जाखड़ जी ने, जो आजीवन कांग्रेस के नेता रहे, लोकसभा के अध्यक्ष से, उन्होंने स्वयं लोकसभा में कहा कि चूंकि ये संवैधानिक संस्था का मामला है, इसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। तो फिर उसी मांग को लेकर सदन को नहीं चलने देना, ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये इस प्रणाली पर चल रहे हैं। लेकिन देश की जनता का विश्वास कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खो चुकी है।
चलिए, आत्मनिर्भर भारत को लेकर देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, जो नौकरी की डिमांड कर देखिए, मैं तो सभी से इतना ही आग्रह करता हूं, अनुनय विनय करता हूं कि भारत वो देश है जो प्रचुर क्षमता भारत में है। ये युवा देश है जहां 15 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 38-40 करोड़ युवा हैं। आज किसी भी देश की जीडीपी में उसको बढ़ाने के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जापान बूढ़ा हो चुका है, जब उसकी युवा अवस्था थी तब 6% उसकी ग्रोथ रेट थी, अब आज 2% पे आ गए। ऐसे ही हालात यूरोप और चाइना के हैं। भारत की युवा शक्ति के दम पर ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, तीसरी आर्थिक शक्ति की बनने की ओर दस्तक दे रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का जो रिफॉर्म किया है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप देखिए, टैक्स कम होगा, लोगों को बचत होगी तो वो खर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये जो चक्र है, अर्थ चक्र, ये निश्चित रूप से इस देश के लोगों के लिए बड़ा आधार बनेगा उन्नति और प्रगति का। सीपी जोशी जी का मानना है कि युवाओं के दम पे भारत सर्वशक्तिमान बनेगा, और अगर इनकी बात में दम है तो होना भी चाहिए, क्योंकि देश को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।